नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जिसका नाम लेने से गुड़गांव और आसपास के जो सारा एनसीआर था उसका नाम सुन के ही खौफ पैदा हो जाता था। एक ऐसा नाम जो रंगदारी, हत्या और सुपारी किलिंग का दूसरा नाम बन गया था। उसका नाम आ जाता था तो दुकानदार और जितने भी व्यापारी थे वो डर जाते हैं। उनको पता था अब इसने अगर मांग लिया अगर सुपारी तो या तो इसको पैसे दो वरना ही हत्या कर देगा। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने ऐसे कहा जाता है कि ऐसे गैंगस्टर से उसने दूसरे ही गैंगस्टर से सुपारी मांग ली थी जिसका कि नाम पूरे देश में सबसे बड़े क्रिमिनल के नाम पर आता है, सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर आता है। वो गैंगस्टर था लॉरेंस बिश्नोई। इसने उस गैंगस्टर से भी सुपारी मांग ली थी। अब जैसे कि आप समझ चुके हो कि ये कौन है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ अमित डागर की। अमित डागर गैंगस्टर कौन था, इसकी इनिशियल लाइफ कैसी थी और इसने कैसे अब ग्रूम करा, कैसे ये आगे बढ़ा और कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया और कैसे इसका पतन हुआ और कैसे पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और अभी कैसी सिचुएशन चली, इसने कैसे इसने सारे जो इसने अपने जो क्राइम किए उन सब की फहरिस्त मैं आपको सुनाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको पूरी इसकी कहानी बताऊंगा इसकी लाइफ की कि अमित डागर के कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा। तो शुरुआत हम अगर कर रहे हैं तो अमित डागर का जन्म गुड़गांव के छोटे से गांव में हुआ था। साधारण परिवार से था और कोई ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं करता था। बचपन में सिंपल सा लड़का था ये, लेकिन बाद में गलत संगत में पड़ गया और दबंगई और पैसों की हवस में एक क्राइम की दुनिया में इसका अंदर आना हो गया। किस्मत में शायद इसको कुछ और लिखा था। भले ही ये नॉर्मल फैमिली से था लेकिन इसकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहने वाली थी। आने वाले समय में ये दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा और कुख्यात गैंगस्टर के साथ इसका नाम जुड़ने वाला था। अब अमित धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो इसने शुरुआत में धीरे धीरे लड़ाई शुरू करी। लड़ाइयाँ और मारपीट करता था ये, तो सबको लगा कि अब ये कर रहा है धीरे धीरे सुधार आ जाएगा, लेकिन इसकी लड़ाइयाँ जो थी वो बढ़ती गई धीरे धीरे। उन्हें बड़ा रूप ले लिया और फैमिली वाले इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। फिर यही लड़ाइयाँ जो बाद में थी ये बड़ी चोरियाँ और लूटपाट भी करने लगा और धीरे धीरे इसने अपने गैंग बना लिया और उस गैंग्स के थ्रू ये प्रॉपर्टी डीलर जितने भी थे उनके ऊपर दबाव बनाता था और बिल्डर वगैरह जो वहाँ पे आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर खासकर गाँव में जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स की काफ़ी बड़ी लॉबी है और बिल्डर्स जो है वहाँ पे अपनी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो इसने सोचा कि इन बिल्डर्स के पास काफ़ी पैसा है, ये एक प्रोजेक्ट पे 100-200 करोड़ लगाते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे ही सुपारी मांगूँ और इनसे ही मैं रंगदारी मांगना शुरू कर दूँ। इसके बाद इसने इनके साथ इनसे तो सुपारी मांगी, साथ में जो दुकानदार थे जो वहाँ के अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे उनसे भी इसने रंगदारी मांगनी शुरू कर दी और वहाँ पे नहीं देने पर उनके ऊपर उनके घरों पर गोली चला देता था। उनकी दुकानों पर या जहाँ पे वो काम करते वहाँ पे गोली चला के एक दो लोगों का इसने मर्डर भी करना शुरू कर दिया। इसलिए पुलिस वालों की हिस्ट्री शीट में आ गया। अब अमित डागर का कैसे अब ग्रूवमेंट कैसे हुआ कि ये कैसे इतने बड़े गैंग के संपर्क में और कैसे ये हुआ। तो अमित डागर का जो गैंग था दिल्ली एनसीआर का बड़ा गैंग बन चुका था, लेकिन इसका जब एक टर्निंग पॉइंट है जब इसकी कौशल चौधरी गैंग था तो उसमें ये शामिल होकर इसने गैंग को उसमें मर्ज कर लिया। तो अमित डागर और कौशल चौधरी जहाँ जहाँ नाम आएगा, कौशल चौधरी आप जानते हैं कितना बड़ा गैंगस्टर है, उसके साथ जहाँ जहाँ इसका नाम आया तो समझ लीजिए कौशल चौधरी और अमित डागर एक ही इंसान है। क्योंकि कौशल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो खुद कोई क्राइम नहीं करता, उसके पास 3-4 लोग हैं, बंदर और ये अमित डागर और एक और इनका गैंगस्टर है। ये 3-4 लोग उसके मेन हैं जिनके थ्रू ये क्राइम करता है। तो अमित डागर उसका मेन जो था पर्सन था जो क्राइम करता था। साथ ही साथ ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में भी संपर्क में आया था और उसके साथ भी इसने मिलकर कुछ क्राइम करे थे, लेकिन बाद में इनके बीच में कुछ खटपट हुई और बाद में इसने उससे ही रंगदारी मांग ली थी। अब ये कनेक्शन इतने खतरनाक थे और कहा जाता है कि इसने जब ये जेल गया तो जेल के अंदर से ही इसने अपने सारे के सारे जो चीज़ें हैं जो अपना क्राइम ऑपरेट करता रहा। ये जब ये जेल में था तो इसने जेल में देखा कि मैं अपने सारे क्राइम कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो इसने सोचा कि मैं जेल से भाग जाता हूँ। साल 2018 की बात है। अमित डागर को गुड़गांव की क्राइम यूनिट थी, वो उसके लॉकअप में बंद था, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी करके वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन भागते भागते ये किसी बिल्डिंग से कूदता है और इसके पैर इसका टूट जाता है। लेकिन हैरानी की बात थी कि पैर इसका टूटने के बाद भी, इसको फ्रैक्चर होने के बाद भी ये करीबन
2 घंटे तक गुड़गांव पुलिस को छकाता रहा और लास्ट में पुलिस वालों ने कैसे कैसे करके एक झुग्गी के पास से इसको पकड़ लिया और फिर वापस इसको जेल में डाल दिया। लेकिन ये सब घटना दिखाती है कि अमित डागर जैसा अपराधी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वो एक आदमी इतना घायल होने के बाद भी पुलिस वालों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है और जेल से ही भाग रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना ये खतरनाक अपराधी और कितना शातिर किस्म का अपराधी था। अब इसके अगर हम क्राइम्स की बात करें कि इसने क्या क्या क्राइम्स ऑपरेट करे, तो एक तो पहला इसका क्राइम जो मेन इसका क्राइम था वो डेयरी मालिक एक था। गुड़गांव में एक डेयरी मालिक था, उसकी इसने हत्या कर दी थी। तो पुलिस ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो इसमें अमित और उसके गैंग के मेंबर्स का नाम आया। तो काफ़ी ये केस हाईलाइटेड केस था। तो ये केस कोर्ट में काफ़ी टाइम तक चला। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के जो बदमाश होते हैं ये गवाहों का अफेक्ट कर देते हैं, तो इसके खिलाफ किसी भी गवाह ने गवाही देना सही नहीं समझा और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इसको छोड़ना पड़ा। कानून की नज़र में भले ही निर्दोष साबित हो गया था, लेकिन पूरी जनता जानते हैं कि इसने किस तरह से खुलेआम डेयरी मालिक की इसने हत्या करी थी। सबसे इसका जो इसका फेमस जो इसका बताते हैं कि जो इसने हत्याकांड करा जिसमें इसका नाम आया, जिसकी वजह से एक बड़ा गैंगस्टर बन के उभरा, वो था मिद्दू खेड़ा हत्याकांड। अब मिद्दू खेड़ा कौन था? 2021 की बात है, पंजाब में एक युवा अकाली लीडर थे, उनका नाम था विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा। इनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। किसने मारी थी? जांच करी गई तो पता चला कि अमित डागर और कौशल चौधरी जो थे, ये मैंने आपको दोनों के नाम बताए थे, इन्होंने ही इनके शूटरों को आदेश दिया था कि इनकी हत्या की जाए। इस पर हत्या के साजिश का केस चला, लेकिन आदो कोर्ट को आपको नॉर्मली पता है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाते, तो सबूत तो ना मिलने की वजह से इसको छोड़ दिया गया। लेकिन इस सब के बाद इसकी एक छवि एक बड़े, जहाँ पहले शार्प शूटर के तौर पे थी, बाद में इसकी छवि एक बड़े साजिशकर्ता के तौर पे भी सामने आई कि इस तरह के बड़े क्राइम भी ये करवा सकता है। अब अमित डागर बड़ी बड़ी सुपारी लेने लगा था लोगों की, बिल्डर्स हो या फिर कोई बड़ा किसी की हत्या करनी हो, तो कहा जाता है कि इसी इसी सुपारी को लेकर एक इसने क्या करा कि लॉरेंस बिश्नोई का एक लॉरेंस बिश्नोई ने एक जो एक गैंगस्टर था, लॉरेंस बिश्नोई बड़ा नाम है उसका, तो वह एक बिल्डर को एक प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्शन मनी मिलती है। तो एक बिल्डर थे, तो वो लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी था, तो इसने उस बिल्डर से पैसे मांग लिए। जब बिल्डर ने दिए तो इसने क्लियर धमकी दे दी कि 5 करोड़ दे वरना तुझे मार देंगे। काफ़ी झगड़ा बढ़ा, उसके बाद कहते हैं कि लॉरेंस को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और उसने आके बैठ के एक बीच में डील हुई। कोई बोलता है कि बीच में 2 करोड़ की डील हुई, कोई बोलता है 5 करोड़ की डील हुई। तो लेकिन लास्ट में ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को भी पैसे दे के इसे पीछे छुड़वाना पड़ा, क्योंकि इनको पता था अगर इसको पैसे नहीं दिए तो ये उस बिल्डर को मार देगा। और उसके बाद लॉरेंस का खौफ जो है और उसका जो नाम है, प्रोटेक्शन मनी जिस नाम की लेता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचिए किस तरह से एक आदमी इतने बड़े गैंगस्टर से भी सुपारी ले गया, सिर्फ इसलिए कि उसके दिमाग में सनक सरार हो गई कि मेरे को इस बिल्डर को मारना है या इससे सुपारी लेनी, मेरे को इससे बड़ा गैंगस्टर बनना है। इसके बाद से इसको सुपारी किंग कहना जाने लगा कि भाई ये आदमी किसी से भी सुपारी ले सकता है। अब इसकी फिर से एक पुलिस मुठभेड़ होती है गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे पर धर्मापुरा चौक के पास। ये वहाँ से जा रहा था, अचानक गोली चलनी शुरू हो जाती हैं। पता चलता है कि अमित डागर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो रही है, क्योंकि पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था, करीब बोलते हैं इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। तो जब ये वहाँ से जा रहा था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वहाँ से जाने वाला है। पुलिस ने इसको चारों से घेर लिया और वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन अमित डागर ने वहाँ पर सरेंडर करने की जगह उसने सामने से गोली चलानी शुरू कर दी। लेकिन जब इनको लगा कि पुलिस वाले इसका इनकाउंटर कर देंगे, तो अमित और साथी एक अनिल लाट था, उसको ये इनको लगा कि भाई अब हम बच के नहीं निकलेंगे, तो इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर करने की कोशिश करी। इसी बीच में जो अमित था, अमित के पैर में गोली लग गई और वहीं घायल होकर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे करके उसको अरेस्ट कर लिया। इसके ऊपर जो था पुलिस वालों के ऊपर भी अटैक करने का केस चला। इसके ऊपर जो हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में पुलिस वालों ने इसके ऊपर केस दर्ज किया और इस मुठभेड़ के बाद ये और भी बदनाम हो गया। अब रंगदारी धमकी की बात करें तो अमित का जो गैंग था दुकानदार और कारोबारी में बहुत बुरी तरह खौफ बिठा चुका था। गुरुग्राम की एक खंडसी मंडी थी, वहाँ पर 13 गैंगस्टर पकड़े गए थे। इनका काम क्या था? जो भी बड़ा सराफा व्यापारी था, जो भी बड़ा
जो व्यापार करता था व्यापारी, या फिर जो भी बड़ा दुकानदार था, ये 13 गैंगस्टर ऑपरेट करते थे अमित और कौशल चौधरी की गैंग के नाम पे। और इसका इनका काम था कि एक तरह से जो उनसे प्रोटेक्शन बनी, या फिर आप मान लीजिए रंगदारी के पैसे इकट्ठे करके इनको आगे पहुँचाना। अगर कोई नहीं देता तो आगे इन्फॉर्म करते थे, उसके बाद अमित डागर उनको अपने तरीके से हैंडल करता था ये, या फिर ऊपर से इन्फॉर्म इनको, अब अमित डागर बड़ा नाम बन चुका था, ऊपर से ही वो ऑपरेट करता था और ऊपर से ही ये कह देता था अपने शूटर्स को कि इसको मार दो, या फिर इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, या इसको गोलियां मार दो, या इसके ऊपर हमला करके इसको डराओ। तो इस तरह का नाम अमित डागर बन चुका था। इसी के गैंग से जुड़ी एक औरत थी, उसने एक होटल मालिक से 2 करोड़ की फिरौती मांग ली थी। ये भी बताया जाता है कि अमित डागर की जो वाइफ थी वो भी बाद में डेली डॉन बनी, और उसका भी क्राइम के साथ संबंध था। भले ही अमित डागर जेल में बैठा हुआ था, लेकिन उसका आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। अमित डागर के नाम से लोग रंगदारी कर रहे थे और लगातार उसके नाम से क्राइम किए जा रहे थे। अब एक और बड़े केस में इसका नाम आता है, जहाँ से इसने पूरी लाइमलाइट खींची और पूरे देश में एक बड़ा ये गैंगस्टर बन के निकला, बड़ा इसका नाम बना कि क्रिमिनल आखिर इस तरह का एक्ट भी कर सकता है। सोनाली फोगाट, आपने सुना होगा कि जो टिकटॉक स्टार भी थी और बीजेपी नेता भी थे, बीजेपी से ये इसको टिकट मिली थी, हालांकि ये बाद में हार गई थी। इसका मर्डर गोवा में कर दिया गया था सोनाली फोगाट का। बताते हैं कि रास्ते में इसकी मौत हो गई थी। जब जांच करी गई तो उसमें अमित डागर का नाम भी आया। अमित डागर का नाम तो पता चला कि अमित डागर का जो सोनाली फोगाट था उसके साथ ये इसका बिजनेस वगैरह कुछ संभालता था, तो इस वजह से इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ। और इसका एक और पार्टनर था सोनाली फोगाट का, जो बताते हैं कि इसका फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड था, उसके साथ उसके कहने पर इसने अमित डागर ने इसको मरवा दिया। हालांकि बाद में कोर्ट में केस चला और ये वहाँ भी निर्दोष साबित हो गया। ये इस केस ने बड़ी इसको सुर्खियाँ दे दी थी, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। लेकिन इसकी खासियत थी, इसके ऊपर जितने भी केस चलते गए, इसके जो केसेस चले, जितने भी इसके गवाह थे, मतलब पुलिस उनको मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। हर बार इसके जो गवाह थे वो या तो हॉस्टाइल हो पा रहे थे या फिर कोर्ट में आते ही थे डर के मारे। इस वजह से हर एक केस में निकलता जा रहा था। जैसे जैसे कोर्ट के केसेस से बच के निकलता जा रहा था, वैसे वैसे इसके मन में से खौफ और पुलिस का खौफ और एक तरह से इसके अंदर एक क्राइम का एक सनक पैदा होती गई कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका क्राइम बढ़ता ही गया। अब हम बात करेंगे कि अगर ये अमित डागर ऑपरेट क्यों कर रहा था, इतना इसके अंदर डर क्यों नहीं था पुलिस के लिए या फिर कानून के प्रति, तो बात करेंगे तो अमित डागर खाली एक अपराधी नहीं रह गया था। अब उसके कनेक्शन राजनीतिक कनेक्शन बन चुके थे। कहते हैं कि उसके कुछ जो नेता थे, जो हाई प्रोफाइल नेता थे, उनके साथ संबंध थे, और उनके कहने पर ये इलेक्शंस में भी इंटरफेयर करता था। जब भी कोई म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन या फिर कोई स्टेट इलेक्शन होता है तो अमित डागर के लोग वहाँ स्टेट में इलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं और उसके उन नेताओं के लिए काम करते हैं, और ये पुलिस वाले पे भी दबाव इसी वजह से बना पाता है और चुनाव में दखल देता है। इसी वजह से ये इतना बड़ा बन पाया, क्योंकि इसके नेताओं से संपर्क है, जो जब भी कुछ कांड होता है, कुछ बात होती है, तो कैसे न कैसे उनमें से बच निकलता है। अब गुड़गांव की गलियों में एक ऐसा नाम बन चुका था अमित डागर, कहते थे अगर इसका नाम ले लिया तो मतलब मुसीबत आ गई। अब इसकी गिरावट कहाँ से शुरू हुई, तो वो बात करते हैं कि इसके नाम पे आज भी पुलिस के जो फाइल्स में बहुत सारे केस दर्ज चुके हैं। कभी ये फरार हो जाता है तो कभी इसको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर ये वापस आता है, फिर बेल से बाहर निकलता है। इसकी ज़िंदगी इसी सब में इसके उलझ के रह गई है। अमित डागर की कहानी जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। ये कहानी में भले अमित डागर बहुत बड़ा एक क्रिमिनल बन चुका है, लेकिन आज भी उसकी लाइफ बड़ी ही डैमेज्ड है, बड़ी ही अनकंट्रोल्ड है। उसकी वाइफ खुद क्राइम में इन्वॉल्व हो चुकी है, और उनकी ये फैमिली पूरी इनकी इसकी तहस नहस हो चुकी है। एक शांति की लाइफ नहीं जी पा रहा अमित डागर, क्योंकि क्राइम से वो जुड़ चुका है। अब उस क्राइम से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहा, और जहाँ इसकी फैमिली भी है वो भी क्राइम में अंदर जा चुकी है। भले ही ये आदमी लॉरेंस बिश्नोई जैसे आदमी से इसने सुपारी मांगी, लेकिन आज के समय में इसका नाम और इसका रुतबा सिर्फ एक क्रिमिनल के तौर पे है। इसको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं पुलिस का इसका एनकाउंटर ना कर दे या फिर वापस ये जेल में न चला जाए। भले ही ये कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके केस को ख़त्म कर लेता है या विटनेस को हॉस्टाइल कर देता है, लेकिन अंत में इसको डर तो हमेशा बना रहता है कि मैं पुलिस के हाथों कभी ना कभी मारा जाऊँगा। तो दोस्तों, ये कहानी जो आज की थी, हमें कहानी क्या सिखाती है, अमित डागर की कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे आप कितने बड़े हो जाएं, चाहे आप कितने भी ताकतवर बन जाएं, अपराध का जो रास्ता होता है वो लास्ट में आपको जेल या मौत तक लेके जाता है।
जो आपको सच्चाई से काम करने से और ईमानदारी से काम करने मिलता है, वो बंदूक की नोक पर नहीं मिल सकता। अमित डागर ने क्राइम का रास्ता चुना, लेकिन वो क्राइम का पैसा उसके काम नहीं आ पा रहा, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रह पाती, उसके जो मदर फादर हैं उसके साथ नहीं रह पाते। कारण है क्योंकि अमित डागर का खौफ इतना ज़्यादा है कि लोग उससे डरते हैं, और अमित डागर को भी खौफ बना रहता है कि कहीं मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना कर दे। तो दोस्तों, ये आज कहानी मैंने आपको सुनाई अमित डागर की। इस तरह से एक गैंगस्टर बना, एक बच्चा, एक नॉर्मल से फैमिली का बच्चा कैसे बड़े गैंग के संपर्क में आया और कैसे इतना बड़ा ये गैंगस्टर बना और कैसे अब पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि आप और किसी किरदार पे और किसी करैक्टर पे आप क्या चाहेंगे, किस पे हम अगली स्टोरी बनाएं। हमारा एक छोटा सा प्रयास ये है कि आपको हर एक गैंगस्टर की लाइफ के बारे में बताएं, और मेन जो चल रहे हैं कि ताकि आपको पता चल पाए कि ये आखिर क्राइम में लिप्त कैसे होते हैं, युवाओं को पता चल पाए कि इस तरह के क्राइम में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती कैसी है और इन सब से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। आपको हमारी स्टोरीज कैसी लग रही है हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको अंत में फिर से वही दोहराना चाहूँगा जो मैं हर स्टोरी में बताता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कहीं भी किसी की भावना को आहत करना नहीं था या क्राइम को इंस्टिगेट नहीं करना था। इसका सिर्फ इतना कहना था, हमारी स्टोरी बताने का ये था कि जो युवा हैं उनको पता चल पाए कि क्राइम का रास्ता बहुत छोटा होता है, इसका एंड या तो जेल में होगा या फिर उसकी मौत से होगा। अब जैसे कि अमित डागर के साथ स्टोरी में हुआ कि वो जेल के चक्कर काट रहा है और फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो हमारे युवाओं को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि क्राइम का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो बस हमारा यही कहना है, और इसी के साथ हम आज की स्टोरी ख़त्म करते हैं। फिर से एक नई स्टोरी मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ भारत न्यूज़ पे बन रही है। धन्यवाद।